Good morning students. Today we are going to start the replication. हमने डीएनए की स्ट्रक्चर्स पढ़ ली, पैकेजिंग हमने पढ़ी, उसके प्रूफ्स पढ़े कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है, क्या क्या प्रूफ्स थे, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स थे। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चल रहा है उसकी अपन बात करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मीनिंग क्या होता है? रेप्लिकेशन का मीनिंग होता है कॉपिंग ऑफ डीएनए, यानी आपका जो डीएनए है डबल हेलिकल मॉडल जो है उसकी कॉपिंग कैसे होती है, उसकी डुप्लीकेशन कैसे होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में किसने बताया था? वही आपके पुराने साथी वाटसन एंड क्रिक। जब उन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स दिया था, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल उन्होंने दिया था, तो उसी समय उन्होंने बता दिया था कि हमने जब डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल रिप्रेजेंट किया था उसी समय हमने आइडेंटिफाई कर लिया था, उसी समय हमने देख लिया था कि डीएनए का डुप्लीकेशन कैसे होता है। तो उन्होंने क्या बताया कि डीएनए का जो डुप्लीकेशन होता है, डीएनए की जब कॉपिंग होती है, डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है, वो किस मेथड से होता है? वो होता है आपके सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मेथड से, यानी डीएनए का डुप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन से होता है। अब सेमी कंजर्वेटिव का आप मीनिंग समझने की कोशिश करिए। देखिए, तीन टाइप के मेथड हो सकते हैं, लेकिन ये तो अपना मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम था। ये आपका डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। अब क्या होगा जब इसकी डुप्लीकेशन हो, तो एक तो प्रोसेस ये हो सकता है कि ये टूट जाए और जितने टुकड़े बने उतने से ही क्या हो, भाई ये यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, जितने टुकड़े बने उतने ही क्या हो, डीएनए के रेप्लिकेशन हो जाए, डीएनए का स्ट्रैंड बन जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, पहली बात। दूसरा क्या हो सकता है कि एक आपका डीएनए का स्ट्रैंड ये है, एक डीएनए का स्ट्रैंड ये है, ठीक है ना। अब इसी का तो डुप्लीकेशन होना है, इसी का डुप्लीकेशन होना है, इसी से डीएनए की डुप्लीकेशन होगा। अब ये जो होते हैं इसको अपन पेरेंटल स्ट्रैंड कहते हैं। कौन सा स्ट्रैंड कहते हैं? पेरेंटल स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि ये पेरेंट्स है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड है। अब क्या होगा, बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड इनका टूटेगा, ठीक है, और दो नए बन जाएंगे। तो एक जो बनेगा इसमें तो पेरेंटल वाले आपस में जुड़ जाएं, और सेकंड में क्या होगा, आपका न्यूली सिंथेसाइज जो डीएनए है, न्यूली सिंथेसाइज जो डीएनए है वो आपका अलग होगा। यानी यहाँ पे जो दो स्ट्रैंड से एक जो डीएनए बनेगा, ये दोनों आपका पेरेंटल डीएनए, ठीक है। यानी पेरेंटल से एक बन गया, जो नए बने वो दोनों आपस में बाइंड होकर के एक डीएनए बनेगा। ये मेथड जो होता है ये फुल्ली कंजर्वेटिव होता है, ऐसा भी नहीं होता है। तो हमने कहा कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड से डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। अब सेमी कंजर्वेटिव मेथड समझ लीजिए, सपोज इट इज योर पेरेंटल डीएनए, राइट, इट इज योर पेरेंटल डीएनए। अब जब डुप्लीकेशन होगा डीएनए का तो बीच से यहाँ से बॉन्डिंग टूटेगा, ठीक है। बॉन्डिंग टूटा तो आपके सामने क्या नजर आएगा भाई, एक ये होगी और एक स्ट्रैंड ये हो गया आपका। ये मोटा इसीलिए बनाया मैंने, बोल्ड किया है, आपका ये पेरेंटल डीएनए। यहाँ पे इसके नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ए है, टी सी जी ए और टी था, ये ऊपर वाला स्ट्रैंड था, ठीक है। इसके नीचे वाला स्ट्रैंड में क्या होगा, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है तो कॉम्प्लीमेंट्री रूल आपको पता है। ए के सामने क्या होगा, टी, टी के सामने ए, सी जी, जी सी, टी और ए, यही बात। अब ये जो दो स्ट्रैंड अपने सामने बने हैं पेरेंटल डीएनए के, ये टेम्पलेट के रूप में काम करेंगे और इसके ऊपर एक नया डीएनए सिंथेसाइज हो जाएगा। एक यहाँ सिंथेसाइज हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, यहाँ पे ए टी जी सी आ गया, यहाँ पे जी आ गया, ए आ गया, यहाँ पे टी आ गया, एक तो ये बन गया। अब इसके ऊपर एक यहाँ पे डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा, जिसमें इस टी के सामने ए आ जाएगा, सी जी ए और टी। अब ये दो स्ट्रैंड बने, एक तो ये बना और एक आपका ये बना। अब ये सेमी कंजर्वेटिव क्यों है? सेमी कंजर्वेटिव का मीनिंग ये है कि नया जो डीएनए बना है इसमें एक आपका पेरेंटल स्ट्रैंड है ऊपर वाला, और ये आपका कौन सा है, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है। यहाँ पे देखिए ये न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, ये आपका पेरेंटल डीएनए। यानी जो डीएनए जो बनेगा उसमें एक स्ट्रैंड आपका ओल्ड स्ट्रैंड होगा, पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड होगा, और जो नया जो बनेगा एक स्ट्रैंड वो होगा,
इस वजह से अपन उसको सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। सेमी कंजर्वेटिव मीन्स पेरेंटल स्ट्रैंड और न्यूली स्ट्रैंड। ऐसा नहीं होगा कि नए जो स्ट्रैंड बनेंगे वो आपस में बाइंड अप हो जाएंगे, पुराने स्ट्रैंड आपस में बाइंड अप हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जब डीएनए के नए स्ट्रैंड बनते हैं, जब डुप्लीकेशन होता है, उसमें एक आपका पुराना स्ट्रैंड होता है, एक आपका नया स्ट्रैंड होता है। एक आपका नया स्ट्रैंड होता है, एक आपका पुराना स्ट्रैंड हो सकता है। इसको अपन यूँ कह सकते हैं, वन इज पेरेंटल स्ट्रैंड एंड अनदर वन इज न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। बात यहाँ तक समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए हम चलते। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने कहा कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मेथड से कॉपी करता है, डीएनए की कॉपिंग होती है। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन खड़ा होता है कि वो मेथड कैसे होता है एक्चुअल में। तो मेथड अपन देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि कोई भी स्टेटमेंट साइंटिस्ट देते हैं तो उससे पहले उससे क्या मांग लिया जाता है? प्रूफ मांग लिया जाता है। प्रूफ दो, एक्सपेरिमेंट से आप प्रूफ करो कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही रेप्लिकेट करता है। तो सबसे पहले अपन उस एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, उस प्रोसेस की बात करेंगे, उस प्रूफ की बात करेंगे जो किसने दिया था। मिजेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? मिजेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। चलिए देख लेते हैं मिजेल्सन और स्टाल का एक्सपेरिमेंट क्या है। क्या हुआ? मिजेल्सन और स्टाल्स एक्सपेरिमेंट क्या है? मिजेल्सन और स्टाल्स ने क्या किया, एक ई कोलाई बैक्टीरियल सेल ली। ई कोलाई बैक्टीरियल सेल, उस ई कोलाई बैक्टीरियल सेल को उसने क्या किया, ग्रो करवाया। किसमें ग्रो करवाया? अमोनियम क्लोराइड। उस अमोनियम क्लोराइड में आपका जो नाइट्रोजन था वो कौन सा था? N15 नाइट्रोजन था। सुनना ध्यान से, N15 क्या था? हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन का एक हेवी आइसोटोप होता है, एक आपका लाइट आइसोटोप होता है। हेवी आइसोटोप होता है वो N15 होता है और लाइट होता है वो N14 होता है। ये चीज़ आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ी होगी। आइसोटोप तो आपको पता है ना, आइसोटोप और आइसोबार। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं बेटा। पीछे जो हमने पढ़ा था उसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हर्शेस एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा था, उसमें रेडियो एक्टिव सल्फर लिया था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस अपन ने लिया था। लेकिन यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? हेवी आइसोटोप ले रहे हैं उसका। नाइट्रोजन के दो आइसोटोप हैं, N15 है, N14 है। N15 है वो हेवी आइसोटोप है, N14 है वो लाइट आइसोटोप है। हम क्या कर रहे हैं, इस बैक्टीरियल सेल को, ई कोलाई की जो बैक्टीरियल सेल है उसको N15 आइसोटोप वाला अमोनियम क्लोराइड है उसके साथ में लंबे समय तक, कई जनरेशन तक हम उस बैक्टीरियल सेल को ग्रो करवाएंगे। अब क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है वो उसके डीएनए के साथ में अटैच हो जाएगा, यानी उसका जो डीएनए होगा उसके अंदर जो नाइट्रोजन होगा वो आपको कौन सा मिलेगा? N15 वाला मिलेगा। ठीक है, अब हमने N15 वाला हेवी आइसोटोप यहाँ पे क्यों लिया है? हम क्या करेंगे, हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। N15 और N14 है, उन दोनों को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? भाई जब अपने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया था वहाँ पे सल्फर और फॉस्फोरस, तो उसकी तो रेडियो एक्टिविटी अपने चेक कर ली कि जो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है या कि नहीं कर रहा है। अब इनको अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इनके लिए क्या करेंगे, इनके लिए हम इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे। तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग, दोनों की डेंसिटी अलग अलग होती है, समझा नहीं मेरी बात? तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएंगे, अपने आप को सेपरेट करेंगे, हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। कैसे करेंगे देखेंगे अपन। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, लंबे समय तक जब हमने इसको N15 मीडियम के अंदर हमने ग्रो करवाया तो क्या हुआ, हमने इसको लंबे समय तक N15 मीडियम के अंदर ग्रो करवाया तो इसका जो नाइट्रोजन N15 वाला है उसका डीएनए हो गया। अब N15 और आगे N14 भी आएगा तो इसको जो बोल्ड आपको नजर आएगा वो आपका क्या होगा, N15 वाला होगा, और जो लाइट स्ट्रैंड जो होगा आपका N14 वाला वो नॉर्मल होगा आपका। तो N15 ये N15, यानी इनका जो डीएनए है वो N15 वाला है, बन गया N15। ठीक है, इसका जब अपन क्या करेंगे, इसको अपन टेस्ट ट्यूब में डाल करके इसका सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, नाम बड़ा है लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सीजियम क्लोराइड CS और Cl डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन
सेंट्रीफ्यूगेशन ये करवाएंगे अपन। है क्या एक्चुअल में, सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है जिसमें टेस्ट ट्यूब के लिए चैम्बर्स बने होते हैं, उसके अंदर अपन डालेंगे, ठीक है। सीजियम क्लोराइड उसके साथ अपन यूज करते हैं, तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम जब इसका सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन अपन करवाएंगे, है ना, तो क्या रिजल्ट्स अपने सामने आएंगे भाई। इसका जो बैंड है हैवी आइसोटोप है, तो अपन को यहाँ पे ये बैंड मिलेगा, यहाँ पे नजर आएगा N15 टेस्ट ट्यूब के अंदर। बात यहाँ तक समझ में आएगी मेरी, ठीक है। बोलो यस सुन नो फटाफट, आ गई ना। अब अपन आगे चलते हैं। अब क्या किया उसने, लंबे समय तक N15 अमोनियम क्लोराइड है उसकी प्रेजेंस में उसको ग्रो करवाया, तो उसके जो डीएनए था वो क्या हो गया, N15 वाला हो गया भाई। अब हमने क्या किया, उसको निकाला वहां से, और उसी बैक्टीरियल सेल को N15 पे जो ग्रो करवा रहे थे, अब हम क्या करेंगे, उसको N14 के ऊपर ग्रो करवाना स्टार्ट कर दिया अपन ने। N14 पे ग्रो करवाना स्टार्ट कर दिया, और N14 पे जब हमने उसको ग्रो करवाना स्टार्ट कर दिया, N14 क्या लिया अपने, वही अमोनियम क्लोराइड लिया NH4Cl, लेकिन उस NH4Cl में जो नाइट्रोजन लिया है वो अभी अपन ने कौन सा लिया है, N14 वाला लिया है, ठीक है। ग्रो करवाया अपन ने, ग्रो करवाया, तो अब क्या सिचुएशन आएगी सामने, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने मिनट बाद में, 20 मिनट बाद में, 20 मिनट्स आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट बाद में हम वहां से सैंपल निकालते हैं और उसका सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। तो अपन को क्या नजर आते हैं, अपन को हाइब्रिड बैंड नजर आता है। क्या नजर आता है भाई, हाइब्रिड बैंड नजर आता है। कैसे, अब देखिए, अब यहां से क्या होगा, जब 20 मिनट बाद में, अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि 20 मिनट बाद में क्यों निकाला अपन ने, क्योंकि जो डीएनए है आपका, जो बैक्टीरियल सेल है, वो हर 20 मिनट्स बाद में डिवाइड करती है। कितने मिनट बाद में करती है भाई, 20 मिनट बाद में डिवाइड करती है, हर 20 मिनट बाद में डिवाइड कर लेती है, याद रखना है इसको। तो 20 मिनट बाद में निकालेंगे तो क्या होगा, जब डीएनए का डुप्लीकेशन होगा यहाँ पे, तो ये दोनों स्ट्रैंड पहले तो अलग अलग होंगे, तो एक स्ट्रैंड तो मैंने ये बना दिया, एक स्ट्रैंड मैंने ये बना दिया, ठीक है। ये N15 वाला है, याद रखना इसको, ये N15 है, और ये भी आपका कौन सा भाई, N15 वाला है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे N15 और ये N15। अब आपका जो नया जो डीएनए बनेगा, किस में अपन ग्रो करवा रहे हैं, N14 में अपन ग्रो करवा रहे हैं, तो नया जो डीएनए बनने वाला है वो आपका N14 वाला बनेगा। तो N14 एक तो इसके साथ आ गया, ये लीजिए अपन ने बना दिया, एक इसके साथ आ गया, ये लीजिए, ये आपका यहाँ लिख देते हैं N14 और ये N14। तो क्या बना भाई, हाइब्रिड बना। एक डीएनए स्ट्रैंड आपका 15 वाला है और एक जो नया बना है वो N14 वाला है, यानी हाइब्रिड बन गया। जब यहाँ पे अपन इसकी सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन अपन करवाएंगे, क्या करवाएंगे, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे, तो आपको बैंड कहाँ नजर आएंगे, आपको बैंड यहाँ नजर आएंगे भाई। ये लीजिए N15 एंड N14 दोनों हैं इसके अंदर। अब यहाँ से कुछ आपको समझ में आया, सेमी कंजर्वेटिव मेथड अपने डीएनए रेप्लिकेशन का इसको नाम जो दिया है वो क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअल में, ये जो हाइब्रिड है ना, ये बता रहा है यहाँ पे कि एक उसमें 15 वाला है, एक इसमें 14 वाला है। 15 वाला तो क्या है कि नॉर्मली अपन ने लंबे समय तक ग्रो करवाया तो सारे के सारे स्ट्रैंड क्या हो गए, 15 वाले हो गए, लंबे समय तक अपने ग्रो करवाया तो ठीक है। अब जब हमने क्या किया, उसको 14 वाले के अंदर ट्रांसफर कर दिया और 20 मिनट्स के बाद में वहाँ से सैंपल लिया, उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया, तो अपने पास हाइब्रिड बैंड आया। हाइब्रिड बैंड अपन को ये बताता है कि N15 तो अपने पास पहले से था ही, ठीक है। अब जो डीएनए स्ट्रैंड बना है वो कौन सा बना भाई, N14 वाला बना है। तो एक N15 के साथ एक N14 अटैच हो गया और दूसरा जो N15 था उसके साथ में दूसरा N14 अटैच हो गया। यही तो मैं कह रहा हूँ, दो डीएनए के स्ट्रैंड बनेंगे, दोनों ही हाइब्रिड होंगे। यही तो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन मेथड कह रहा है कि एक इसमें पुराना स्ट्रैंड होगा। पुराना स्ट्रैंड कौन सा है, ये आपका ओल्ड स्ट्रैंड है, ये आपका कौन सा है, न्यू स्ट्रैंड है। यही तो कह रहा था, ये प्रूफ होगा कि नहीं, हो गया ना, ठीक है। यहां भी देख लो, ये ओल्ड स्ट्रैंड है, ये आपका न्यू स्ट्रैंड है। मिचेल्सन और स्टाल्स यहां तक ही नहीं रुके, वो आगे भी चले। उन्होंने क्या किया, फर्दर 40 मिनट्स के बाद में 40 मिनट बाद, अगली 40 मिनट यानी अगली और 20 मिनट, टोटल 40 मिनट होगी, 40 मिनट बाद में सैंपल्स निकाले और उसकी स्टडी की। क्या देखा
कुछ अमेजिंग रिजल्ट्स देखने। अब ये 4 के 4 अलग अलग होंगे स्ट्रैंड, मैं बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले ये ओल्ड स्ट्रैंड मैंने बना दिया, ये लो, ठीक है। इसके साथ एक नया ये स्ट्रैंड भी है, तो इसको भी मैं इसको एक सिंगल ग्रुप में बना देता हूँ, ये बना दिया। चलो इसको डॉटेड बना देते ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ये बोल्ड वाला हो गया और एक आपका ये डॉटेड वाला हो गया, 4 बना दिए ना, 4 अलग अलग बन गए। अब यहाँ पे ये चारों कौन से हैं, पेरेंटल स्ट्रैंड है, चारों पेरेंटल स्ट्रैंड है। अब इनके साथ में क्या होगा, एक एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड जुड़ेगा। न्यूली सिंथेसाइज कंटिन्यू अपन N14 में ग्रो करवा रहे हैं, तो N14 वाला जुड़ेगा। तो सबसे पहले इसके साथ विजिबल है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ बेटा, दिख रहा है क्या आपको, राइट। देखिए फिर दिख रहा है, तो ये नया स्ट्रैंड जुड़ा इसके साथ में, ठीक है। इसके साथ में नया स्ट्रैंड, सबके साथ में N14 वाला जुड़ेगा। इसके साथ में भी N14 वाला जुड़ गया, ये लो जी, इसके साथ में भी N14 वाला जुड़ गया। क्या कंडीशन आई, 4 स्ट्रैंड, 2 से कितने बने भाई, 4 स्ट्रैंड बने, ठीक है। लिखो यहाँ पे, दिस इज N15, दिस इज N14, 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 N15, N14, N14, N15। क्या नजर आया, यानी 4 स्ट्रैंड बने हैं, उनमें से 2 तो आपके हाइब्रिड हैं और 2 आपके क्या हैं, बोलो, सॉरी ये 14 हो गए यहाँ पे, 2 आपके हाइब्रिड हैं और 2 आपके लाइट हैं, लाइट नाइट्रोजन वाले हैं ना। कैसे, ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है, ये आपके 2 क्या बन गए, लाइट वाले बन गए। अब कहने का मीनिंग ये हुआ कि यहाँ से जो पेरेंटल स्ट्रैंड थे सबके साथ एक एक क्या जुड़ा है, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड जुड़ा है, N14 वाला लाइट आइसोटोप वाला जुड़ा है। जब इसका अपन बैंड लेंगे तो एक तो हाइब्रिड है, वो तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। लाइट है तो लाइट तो हल्का होगा ना, तो वो आपको इधर देखने को मिलेगा, N14 वाला आपको यहाँ नजर आएगा। अब एक क्वेश्चन इसने ये भी पूछा है कि नेक्स्ट 80 मिनट्स में क्या होगा, अगले 80 मिनट में क्या बनने वाला है। तो अगले 80 मिनट में ये 4 थे, तो 4 से क्या बन जाएंगे भाई, 8 बन जाएंगे। हाइब्रिड कितना बनेगा, लाइट कितना बनेगा, तो देखिए इनके अंदर जो लाइट वाला है वो तो हमेशा ही लाइट वाला ही बनेगा, लाइट वाला तो लाइट के साथ मिलेगा तो लाइट वाला बनेगा। तो 4 से 8 आपके बनेंगे, जिनमें क्या होगा, एक ये स्ट्रैंड और एक ये स्ट्रैंड, ये जब मिलेंगे हाइब्रिड उसके लाइट के साथ में, तो ये तो क्या बना लेंगे, आपके हाइब्रिड बना लेंगे। तो अगली 80 मिनट्स में आपके 2 तो क्या बनने वाले हैं, हाइब्रिड बनने वाले हैं। बाकी 1 2 3 4 5 और 6, ये जो 6 से बनेंगे ना डबल स्ट्रैंड, ये आपके क्या बनेंगे, लाइट वाले बनेंगे। यानी धीरे धीरे क्या होगा लाइट का परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा और आपके हाइब्रिड का परसेंटेज उसके कंपैरिजन में कम होता चला जाएगा। बात मेरी समझ में आएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट से यही डिनोट होता है कि आपका डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रेप्लिकेशन करता है। नो डाउट, किसी को कोई डाउट इसमें मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब आप एनसीईआरटी उठा करके पढ़ेंगे, सब क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है। बात आ गई समझ में। ये आपका डीएनए का जो रेप्लिकेशन के लिए जो प्रूफ था वो आपका खत्म होता है। इसके बाद हम डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की, कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। देखिए डीएनए की रेप्लिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पे आपके सामने एक डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। अब एक्चुअल में डीएनए कैसे होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है, ट्विस्टेड मैनर में होता है। लेकिन समझने के लिए हम इसको डीएनए को एकदम डबल स्ट्रैंडेड के फॉर्म में, लीनियर फॉर्म के अंदर ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए, एक की पोलरिटी 5 प्राइम से 3 प्राइम है, एक की पोलरिटी 3 प्राइम से 5 प्राइम है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या होगा, डीएनए का जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है ये टूटेगा, दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग होंगे, उसके बाद में तो डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आपका जो डीएनए है उसको अनवाइंड करना पड़ेगा, उसके बीच के जो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन बेस के बीच में, उसको तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए कुछ एंजाइम मशीनरीज यूज होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे एंजाइम काम आएगा हेलिकेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होगा, हेलिकेज एंजाइम। ये हेलिकेज जो एंजाइम है ये क्या करेगा, आपका जो डीएनए है वो वाइंडिंग है ना, जो लिपटा हुआ है ना, उसको अनवाइंड करेगा। उसको
क्या करेगा भाई, अनवाइंड करेगा। ठीक है, एक चीज और अपन कह सकते हैं कि बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी क्या कर देगा, उसको तोड़ देगा। तो हेलिकेज एंजाइम के साथ में आपका टोपोआइसोमरेज एंजाइम भी काम आता है। अब एनसीईआरटी के अंदर थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दे रखा है, थोड़ा बहुत नहीं दे रखा है, तो वो जो थ्योरी है वो आपको समझ में नहीं आएगी। अपन उसको सीक्वेंसली अपन समझेंगे तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि फर्दर अपन जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, तो एकदम चीज़ सीक्वेंस में समझ में आने जरूरी है। ठीक है ना, तो सारी चीज़ अपन समझते हैं। तो क्या होगा, हेलिकेज एंजाइम टोपोआइसोमरेज जो एंजाइम्स हैं वो क्या करेंगे, इसके बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे, इसको अनवाइंड करेंगे। पहले तो लिपटा हुआ ना, तो इसको अनवाइंड करेंगे, खोलेंगे और फिर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेंगे। अब कहाँ से तोड़ेंगे, ये भी तो क्वेश्चन आता है। क्या सभी जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है क्या? नहीं, रेप्लिकेशन जो होता है उसके लिए एक फिक्स पॉइंट होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है, और उस फिक्स पॉइंट को, उस लोकेशन को अपन क्या कहते हैं, ओराई के नाम से जानते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यदि आपने बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शंस पढ़ लिया है तो आपने पढ़ा होगा कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको ओराई अपन कहते हैं, वो क्या होता है। यानी ओराई वह पॉइंट होता है डीएनए स्ट्रैंड का जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है। तो मान लीजिए डीएनए का रेप्लिकेशन यहां से स्टार्ट होना है, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो गया। यदि हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, एक ही होता है। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अलग अलग हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। बात मेरी समझ में आ गई। तो पहली बात अपन ने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में बात किया। सेकंड अपन ने बात किया हेलिकेज एंजाइम टोपोआइसोमरेज जो एंजाइम्स हैं वो क्या करेंगे, इनको ब्रेक डाउन करने का काम करेंगे। ठीक है, यदि अपन ये सारे एंजाइम्स यूकैरियोट्स के हैं, यदि प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स में गायरेज एंजाइम होता है, वो यही काम करता है जो हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज करता है। यहाँ पे गायरेज एंजाइम आता है, वो उसको अनवाइंड करता है, ब्रेक डाउन करता है। बात यहाँ तक समझ में आ गई। ठीक है, अब मान लीजिए ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यहाँ से आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से बॉन्डिंग को तोड़ना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको कुछ यूं नजर आएगी, यहां से बीच में से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, ये लो, यहां पे अभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं, इतना ही पोर्शंस का हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। देखो आपका रेप्लिकेशन है ना, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। रेप्लिकेशन जो है एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए इसके लिए। तो ये क्या करता है, पूरे स्ट्रैंड को एक साथ नहीं खोलता है भाई, पूरे स्ट्रैंड को एक साथ नहीं खोलता है, क्योंकि एक साथ खोलेगा तो ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी, और हो सकता है वो वापस में भी तो वाइंड अप हो सकते हैं, वापस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। अपने जब डीएनए और आरएनए पढ़ा था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि डीएनए के अंदर स्टेबिलिटी की पावर होती है, ब्रेक डाउन हो जाते हैं बॉन्ड, लेकिन जैसे फेवरेबल कंडीशन होती है वापस बॉन्ड हो सकता है। तो क्या होता है, ये इतना ही पोर्शंस खुलेगा, फिर धीरे धीरे जैसे रेप्लिकेशन होता रहेगा, खुलता रहेगा, खुलता रहेगा। अब क्या है, आपके बुक के अंदर जो डायग्राम दे रखा है वो इतना ये नहीं दे रखा है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये है ना, इस वाले पोर्शन को अपन इतना नहीं दिखाएंगे, इतना वाला पोर्शन मैं इसको आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इस पोर्शन को अपन दिखाएंगे तो आपके सामने स्ट्रक्चर्स कुछ यूं नजर आएगी भाई, ऐसे इसके अंदर ओवरलैप हो रहा है, ये वाई जैसी स्ट्रक्चर से नजर आएगी आपको, है ना। इसको क्या बोलते हैं, फोर्क बोलते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं इसको। वाई शेप स्ट्रक्चर नजर आ रही है आपको, इसको अपन रेप्लिकेशन फोर्क के नाम से जानते हैं। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, ये रेप्लिकेशन फोर्क है, इसमें आपका ये 5 प्राइम है, थोड़ा सा ऊपर से मैं मिटा देता हूं, ठीक है। ये 3 प्राइम होगा इसका, यहां पे इसका 3 प्राइम है, यहां पे इसका 5 प्राइम है। क्लियर है, ठीक है। अब क्या होगा, बीच का बॉन्ड ब्रेक डाउन कर दिया इसने, यहां से टूट गया, ठीक है। अब रेप्लिकेशन इसका स्टार्ट होना है। ध्यान रखें, रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होगा तो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ चलेगा। रेप्लिकेशन कहां से कहां चलेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ चलेगा। ऐसे ही जब अपन ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो वो भी आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम चलेगा। अब यहां तक तो 5 प्राइम और 3 प्राइम के अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है ना, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या होगा, यहां होने के बाद सारी स्टेप को सीक्वेंस वाइज समझना बेटा, सारी स्टेप बाय स्टेप। अब क्या होगा, यहां पे ये मान लीजिए नाइट्रोजन बेसेस होंगे यहां पे ऑब्वियसली,
यहाँ भी नाइट्रोजन बेसेज होंगे। ये पहले कैसे थे, ऐसे थे, बाद में क्या हुआ, बीच में से जब टूटा तो ये ऐसे खुल गया, वाई जैसी स्ट्रक्चर बन गई जिसको अपने रेप्लिकेशन फोर्क का नाम दे दिया। अभी भी यहाँ भी चिपका हुआ है, यहाँ चिपका हुआ है, लेकिन यहाँ से खुला हुआ है ऐसे, ठीक है। अब मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे ये थायमीन था, एडेनिन लिख देता हूँ, है ना, थायमीन था, साइटोसिन था, गुआनियोसिन था, ऐसे यहाँ पे नाइट्रोजन बेसेज होंगे, ठीक है। इसके अंदर यहाँ क्या था, एक के कम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे टी था, टी है तो यहाँ पे ए था, वहाँ सी था तो यहाँ जी है, यहाँ जी था तो यहाँ सी था, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा, इस डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। डीएनए का रेप्लिकेशन किधर से किधर स्टार्ट होता है, मैंने कहा 5 प्राइम से 3 प्राइम चलेगा, लेकिन 5 प्राइम से 3 प्राइम चलेगा, ये जो स्ट्रैंड है ये इसका 3 प्राइम है, ठीक है। और मैं यदि इतने से भाई इतना सा स्ट्रैंड ही तो रेप्लिकेशन होगा, यहाँ तो अभी बॉन्ड टूटा ही नहीं है, ठीक है। तो इस स्ट्रैंड को मैं यहाँ मान लेता हूँ 5 प्राइम, ठीक है। अब क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन 5 प्राइम से 3 प्राइम स्टार्ट होगा, तो यहाँ से इधर थोड़ी जाएगा भाई, यहाँ 3 प्राइम है तो कॉम्प्लीमेंट्री इसका क्या होगा, 5 प्राइम होगा, तो 5 प्राइम इसका यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। इसमें किधर होगा, ये 5 प्राइम है तो इसको मैं क्या मान लूंगा, इधर ये 3 प्राइम मान लेंगे, तो इसका कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, इसका इधर से स्टार्ट होगा, इसका इधर जाएगा और इसका इधर जाएगा। क्यों, अब जाएगा कैसे, इसके लिए क्या होगा, यहां पे एक एंजाइम काम आता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। सुन लो क्या महाभारत है इसकी, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। पहले अपन बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज, यानी डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए का पॉलीमराइजेशन करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है यहाँ पे, इसको अपन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्यों है, क्योंकि ये डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर ही डीएनए के स्ट्रैंड जोड़ रहा है। ध्यान से सुनना, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, इसके ऊपर ही तो डीएनए के स्ट्रैंड जोड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा, इस वजह से इसको अपन डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। कुछ अलग अलग भी होंगे, आगे आएंगे, वैसे वैसे अपन पढ़ते जाएंगे। यहाँ पे आपको इतना सा ध्यान रखना है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। अब पहला क्वेश्चन ये भी आता है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम्स है वो सीधा यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकता, सीधा यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकता, यानी पॉलीमराइजेशन सबसे पहले स्टार्ट ही नहीं कर सकता। वो क्या कहता है कि मुझे थोड़ा सा बना करके दे दो, कोई काम है ना, बोले चल आजा तू कर ले, बोले नहीं मेरे से नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट आप कर दो उसके बाद में मैं कर लूँगा। गाड़ी है मेरे से चला ही नहीं जाती, थोड़ी सी आप चला दो, रोड पे ले आओ, सीधी रोड आएगी, मैं चला लूँगा। यही डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के साथ में होता है। तो यहाँ पे इसकी हेल्प करने के लिए कौन आता है, एक एंजाइम होता है प्राइमेज एंजाइम, और वो क्या बनाता है, प्राइमर बनाता है। प्राइमर क्या होते हैं आपके, आरएनए के शॉर्ट स्ट्रैंड होते हैं, सॉरी, आरएनए के क्या होते हैं, शॉर्ट स्ट्रैंड होते हैं, 10 से लेकर के 20 या 200 न्यूक्लियोटाइड के लगभग होते हैं, आरएनए के टुकड़े होते हैं, यूं समझ लीजिए आप। तो प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा, यहां पे कुछ आरएनए के प्राइमर्स जोड़ देगा। आरएनए के प्राइमर्स जोड़ेगा तो क्या होगा भाई, यहां एडेनिन है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या आना चाहिए, थायमीन। थायमीन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और थायमीन क्या होता है, उस आरएनए के अंदर नहीं होता, उसकी जगह यूरेसिल होता है, तो यूरेसिल जोड़ दिया। थायमीन के सामने ए आ गया, यहाँ पे सी के सामने जी आ गया। ये एक आरएनए का टुकड़ा या आरएनए प्राइमर जिसको अपन कहते हैं, वो यहाँ पे सिंथेसाइज कर दिया, आरएनए प्राइमर ने जोड़ दिया, तभी ये काम कर पाएगा। ठीक है, तो एक इधर जोड़ दिया और एक ही इधर जोड़ दिया, ये लो, बात समझ में आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पे ये इसका 5 प्राइम ही होगा, यहां पे इसका 3 प्राइम होगा। अब 3 प्राइम यहां पे फ्री रहेगा, वो क्या यही तो कह रहा है कि मुझे कुछ बना के दो और यहां पे 3 प्राइम मुझे फ्री मिलना चाहिए ताकि मैं उसके साथ में जोड़ता चला जाऊं। अब क्या करेगा, यहां पे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आएगा, यहां पे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता चला जाएगा, और ऐसे यहां तक जोड़ दिया, ये लास्ट है इसका, यहां तक इसने जोड़ दिया, कंटिन्यूसली काम हो गया इसका। ठीक है, मैं इसको यहाँ 5 प्राइम लिखा है, यहाँ पे मैंने इसको 3 प्राइम लिख दिया। बात समझ में आई कि मेरी? ठीक है, इस स्टैंड का काम तो हो गया, इस स्टैंड का काम तो हो गया। ठीक है, अब इस स्टैंड का देखो, इस स्टैंड में क्या है, यहाँ पे ये 3 प्राइम है, तो इसका जो बनेगा उसका 5 प्राइम यहाँ से स्टार्ट होगा। इसने भी पहले आरएनए प्राइमर्स ऐड किए, आरएनए प्राइमर ऐड करने के बाद में यहाँ से वापस आपका डीएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है ना, हाँ, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ तक जोड़ देगा, इधर भी काम खत्म हो गया। सुनना ध्यान से क्या क्या हुआ है।
एक चीज़ हम बताना भूल गया आपको, उसी से मैं बता देनी चाहिए, सुनिए। जैसे ये जब बॉन्डिंग को तोड़ा था ना अपन ने, तो यहाँ पे तोड़ने के बाद में यहाँ पे एक प्रोटीन और जुड़ता है जिसको अपन SSBP कहते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। यानी वो प्रोटीन क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंड के साथ में जुड़ जाता है ताकि ये आपस में वापस नहीं जुड़े। भाई तोड़ तो दिया अपन ने, तो वापस नहीं जुड़े, इसके लिए यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जोड़ देते हैं जो इनको वापस में बाइंड नहीं होने देते, अलग अलग रखते हैं। ठीक है, इतना सा ज़्यादा कुछ नहीं है इसके बारे में। अब क्या हुआ, इस स्ट्रैंड का काम इधर से पूरा हो गया, इस स्ट्रैंड का काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे होता क्या है कि ये जो स्ट्रैंड है ना, ये जो स्ट्रैंड है ये 5 प्राइम से 3 प्राइम चल रहा है, ये भी 5 प्राइम से 3 प्राइम चलेगा। मैं बात करूंगा 3 प्राइम से 5 प्राइम इस स्ट्रैंड की, ऊपर वाले जिसका रेप्लिकेशन होने वाला है, इसके अंदर कंटिन्यूअसली लगातार नॉन स्टॉप सिंथेसिस ऑफ डीएनए होता रहेगा, लगातार होता रहेगा। ठीक है, तो इस स्ट्रैंड को अपन कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कहते हैं, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसका रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, इस स्ट्रैंड के अंदर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो ये तो वैसे ही क्या हो गया, पीछे हो गया। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस क्यों कहते हैं, इसको अपन करेंगे। इसको अपन लीडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, ये हमेशा आगे चलेगा, लीडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। लीडिंग क्यों कहते हैं कि उसके अंदर रेप्लिकेशन पहले स्टार्ट हो जाता है, जबकि इसमें कुछ समय बाद में स्टार्ट होता है, तो ये क्या हो जाता है, लेट हो जाता है ना, बेचारा धीरे धीरे चलेगा। ये होगा लेगिंग स्ट्रैंड, इसको अपन लेगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। और इसको अपन डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कहते हैं। डिसकंटिन्यूअस क्यों कहते हैं अभी मैं बताऊंगा आपको। यहां तक बात समझ में आ रही है बच्चों? लाडले समझ में आ रही है लाडल? चलो बहुत बढ़िया, बच्चे लाडले होते। ये लीडिंग स्ट्रैंड हो गया, ये लेगिंग स्ट्रैंड हो गया। अब क्या हुआ, यहां तक रेप्लिकेशन हो गया, इसमें इधर से इधर चला, यहां तक रेप्लिकेशन होगा। अब क्या होगा, ऐसे था ना ये, अब यहां पे जो जुड़ा हुआ था ये वापस और खुलेगा यहां से, वही हेलिकेज एंजाइम है ना, इसको भी तोड़ देंगे, यहां से तोड़ देंगे, यहां से तोड़ देंगे, यहां से तोड़ देंगे, यहां से तोड़ देंगे। ध्यान से समझना। अब इसको तोड़ दिया तो स्ट्रक्चर क्या बनी भाई, ये स्ट्रक्चर बनी कि यहां तक तो अपने सिंथेसाइज कर दिया था, यहां तक सिंथेसाइज कर दिया था, ये स्ट्रक्चर अपने सामने नजर आई है। ठीक है, अब क्या होगा, 1 2 3 स्ट्रैंड है मान लीजिए यहाँ पे। अब इसका तो सिंथेसिस होना ही है, इनका भी रेप्लिकेशन होगा, वही सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ जुड़ जाएंगे, वापस इसको जोड़ नहीं देंगे। इसको अपन वहां से ओपन करके लिख सकते हैं। आपको समझ में आया तो मैं यहाँ पे खुला कर देता हूँ थोड़ा इसको, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे और पूरा खुल जाएगा। खुलने में तो ऐसे ही खुलेगा, ये ऐसे खुलेगा ये, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा चेंज नहीं करना पड़े अपन को। मान लीजिए ये ऐसे खुल गए, ये स्टैंड इसके सामने ले लेते हैं, ये लो। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 यहाँ पे बीच में अलग अलग हो गया। अब क्या होना है, रेप्लिकेशन होना है। तो ये जो स्टैंड है ना, यहाँ तो 3 एंड फ्री है। सुनना ध्यान से, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब इसमें क्या हुआ, ये वाला जो स्टैंड है ये कंटिन्यूसली जोड़ता जाएगा, यहाँ जोड़ दिया न्यूक्लियोटाइड, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, और चलता ही जाएगा। तो इसी वजह से तो इसको अपन कंटिन्यूस स्टैंड कहते हैं, सबसे पहले स्टार्ट होता है, इसी वजह से इसको अपन लीडिंग स्टैंड कहते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, अब समझो कहानी क्या है। इसके अंदर एक ही बार प्राइमर बना यहाँ पे, उसके बाद में ये स्टार्ट हो गया और थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आगे बात समझ में। इसमें क्या हुआ, यहां तक तो इसने जब स्टार्ट किया तब इसको प्राइमर की रिक्वायरमेंट पड़ी, इसने इधर से इधर स्टार्ट कर दिया 5 प्राइम, ये इसका 3 प्राइम था। ये पार्ट तो इधर कंप्लीट हो गया। रेप्लिकेशन कहाँ होगा भाई, रेप्लिकेशन तो अब पीछे से खुला है ना, पीछे से और होगा, पीछे से और होगा। अब देखो क्या स्थिति है, ये इसका 3 प्राइम है ना, तो यहां से मैं यदि ये कहूं तो ये इसका 3 प्राइम होगा और ये इसका मान लीजिए 5 प्राइम होगा। इस इतने से टुकड़े की बात कर रहा हूं मैं। रेप्लिकेशन ये कहाँ से स्टार्ट करेगा भाई, यहाँ से स्टार्ट करेगा, वापस स्टार्ट करेगा, तो इसको वापस प्राइमर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यही तो कह रहे हैं हम कि यहाँ तक से इसने स्टार्ट कर दिया, इधर ले गया ये, लेकिन अब ये क्या करेगा, यहाँ से ये टुकड़ा फ्री आया भाई, यहाँ तक इसमें तो क्या चल रहा था, कंटिन्यू चल रहा था, कंटिन्यू चल रहा था इसके पास। तो इसके पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड थे, उसके साथ में दूसरा न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया, कंटिन्यू चलता गया। लेकिन यहाँ तक तो ये फ्री हो गया, पूरा का पूरा ही हो गया, यहाँ खत्म कर दिया। अब और खुला है तो वापस स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, तो वापस वही प्राइमेज एंजाइम आएगा।
प्राइमर बनाएगा और प्राइमर बनाने के बाद में ये वापस स्टार्ट करेगा तो ये इतना डीएनए बना देगा। हुआ, आगे क्या होगा, और खुलेगा तो ये तो अपना नॉन स्टॉप चालू रखेगा, यहाँ तक कंप्लीट कर लेगा और ये क्या करेगा, यहाँ से वापस प्राइमर बनाएगा, यहाँ से वापस डीएनए का स्ट्रैंड बनाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? विजिबल है, समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे इस स्ट्रैंड के ऊपर है ना, ये टुकड़ों में बन रहा है, एक बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, ऐसे टुकड़ों में बनेगा। तो इसको अपन क्या करें, अपन डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड करें। ये स्ट्रैंड तो कंटिन्यूअस है, लगातार है, कोई गैप नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो फ्रेगमेंट्स डीएनए के जो बन रहे हैं वो डिसकंटिन्यूअस कह रहे हैं। डिसकंटिन्यूअस क्यों? क्योंकि टुकड़ों के रूप में बन रहे हैं। ठीक है, फ्रेगमेंट्स आपको नजर आए। ये फ्रेगमेंट सबसे पहले एक साइंटिस्ट, जापानीज साइंटिस्ट था। कौन था भाई? जापानीज था। जापानीज का नाम सुना होगा, शिंजो आबे, ताबो आबे, पाजो आबे, ओकाजाकी। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले इन फ्रेगमेंट्स को देखा था और उसका नाम क्या था? ओकाजाकी। ओकाजाकी। ओकाजाकी ने सबसे पहले देखा तो उसी के नाम पे इस फ्रेगमेंट्स का नाम रख दिया कि ये जो फ्रेगमेंट्स है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड के, वो आपके ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं। बात यहाँ तक समझ में आ गई? इसको डिसकंटिन्यूअस और लेगिंग क्यों बोलते हैं? लेगिंग बोलते हैं, उसको लीडिंग बोलते हैं। वो सबसे पहले स्टार्ट होता है, ये धीरे धीरे रुक रुक के स्टार्ट होता है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। भाई प्राइमेज आओ ना, मुझे स्टार्ट कराओ, तो प्राइमेज आता है, प्राइमर जोड़ता है, फिर ये अपना काम स्टार्ट करता है, तो टाइम लगता है इसको। जबकि ये तो नॉन स्टॉप कंटिन्यू चल रहा है, इस वजह से ये लीडिंग स्टैंड, ये लेगिंग स्टैंड, ये कंटिन्यूअस स्टैंड, ये डिसकंटिन्यूअस स्टैंड। कहानी यहाँ तक समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो क्या होगा, डीएनए का स्टैंड बना दिया इसने, है ना। कैसा स्टैंड बना है, मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ आपको। ये वाला पेरेंटल था, है ना, ये 5 था, ये आपका 3 प्राइम था। ठीक है, अब एक ये बना इधर ऐसे, यहां पे क्या है? प्राइमर। ठीक है, ये इसका 5 प्राइम, ये इसका 3 प्राइम। पहला यही बना है। अरे ये सुनो, बोलो फटाफट। दिख रहा है ना? ठीक। नेक्स्ट देखो, सेकंड जो डीएनए का स्ट्रैंड है ये है नीचे वाला। नीचे वाला मैंने यहाँ पे बना दिया है, ये इसका 5 प्राइम है, ये इसका 3 प्राइम है। इधर बने ये टुकड़ों के रूप में बने ऐसे, ये फ्रेगमेंट्स पड़े अलग अलग। नाम से पता चला ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड पड़ा ही है। ठीक है, ये इसका 5 प्राइम होगा, ये इसका 3 प्राइम होगा। ये इधर से स्टार्ट हो रहा था, बीच बीच में यहाँ पे क्या पड़े, इसके प्राइमर्स भी पड़े इसके साथ में। बात आ गई यहाँ तक से? डीएनए अपना बन गया है, रेप्लिकेशन हो गया है, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अपने पास जो प्राइमर है वो क्या, आरएनए के टुकड़े ना, आरएनए के पार्ट्स हैं, अपन को रिक्वायरमेंट ही नहीं, आरएनए थोड़ी चाहिए। अब क्या होगा, इसके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है। क्या? प्रूफ रीडिंग की। डीएनए पॉलीमरेज है ना, अलग अलग टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है भी नहीं आपके। आपको इतना याद रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज ने पॉलीमराइजेशन कर दिया पॉलीमराइजेशन। ठीक है, लेकिन क्या होगा, जैसे इसने पॉलीमराइजेशन कर दिया, नए नए न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ दिया, ये क्या करेगा, वापस आएगा घूम करके। पॉलीमराइजेशन कर दिया, ये वापस आएगा 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ वापस चलेगा। यानी 5 प्राइम से 3 प्राइम तो इसने क्या किया, पॉलीमराइजेशन किया, और ये 3 प्राइम से 5 प्राइम वापस जाएगा। भाई इसने ऐसे ऐड कर दिया, अब ये 3 प्राइम से 5 प्राइम वापस जाएगा, ढूंढेगा कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई गलत रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड तो ऐड नहीं कर दिया है। यदि रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया तो उसको निकालेगा, उसकी जगह नया न्यूक्लियोटाइड, फ्रेश न्यूक्लियोटाइड, राइट करेक्ट न्यूक्लियोटाइड वहां पे जोड़ेगा। इसी को तो अपन क्या कहते हैं, प्रूफ रीडिंग। आपने कुछ लिखा, ठीक है, फिर आप कहते हैं कि इसको भाई साहब चेक करो, इसमें कोई गलती तो नहीं है, वो क्या है, प्रूफ रीडिंग ही तो है। तो डीएनए पॉलीमरेज के अंदर भी प्रूफ रीडिंग की प्रॉपर्टीज होती है। प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग क्या समझिए, प्रूफ रीडिंग प्रॉपर्टी किधर से किधर चलेगी, 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ चलेगा, 3 एंड से 5 एंड की तरफ चलेगा, और प्रूफ रीडिंग करेगा कि इसमें कहीं रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड तो इसने ऐड नहीं कर दिया है। यदि इसने रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड इसको ऐड कर दिया है तो ये क्या करेगा, उसको एलिमिनेट करेगा, वहां से हटाएगा और हटा करके राइट न्यूक्लियोटाइड जोड़ देगा। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। फिर भी कई बार क्या होता है, प्रूफ रीडिंग के बाद में भी कुछ न्यूक्लियोटाइड्स, रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड्स रह ही जाते हैं, और वहीं से आपका क्या होता है, म्यूटेशंस हो जाता है। और म्यूटेशंस किस में हेल्प करता है भाई, इवोल्यूशन में हेल्प करता है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई है तो हम आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, दूसरी चीज़ एक काम और करेगा कि यहाँ पे जो प्राइमर्स जुड़े हुए ना, इसमें भी जो प्राइमर्स जुड़े हैं, इन प्राइमर्स को भी यहाँ से क्या कर देगा, हटा देगा।
ठीक है, और वहाँ पे क्या करेगा, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ देगा। एक काम ये भी कर देता है, ठीक है ना। और उसके बाद में ये प्राइमर्स हटा दिया, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया, यहाँ से प्राइमर हटा दिया। उसके बाद क्या करेगा, एक डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है जो इनके बीच में ये जो टुकड़े हैं ना, इन टुकड़ों को आपस में जोड़ देगा। ऐसे ये टुकड़े भी जुड़ गए, ये कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड चेन बन गई। आरएनए का प्राइमर था वो भी हटा दिया, जो फ्रेगमेंट्स थे उनको भी जोड़ दिया। किस एंजाइम की हेल्प से जोड़ते हैं, डीएनए लाइगेज की एंजाइम की हेल्प से ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड कर दिया, आपका डीएनए कंप्लीट बन गया, ये आपका डीएनए रेप्लिकेशन खत्म हो गया भाई। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसने दे रखी है, उसको अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपका डीएनए रेप्लिकेशन खत्म है। क्या बता रहा है कि आपका डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, इसकी एक तो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, हाई एक्यूरेसी के साथ करती है, इसके अंदर प्रूफ रीडिंग की प्रॉपर्टी भी होती है। ये प्रूफ रीडिंग कर लेता है, गलती होने की संभावना पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है। एक एग्जांपल दिया है इसने, ई कोलाई वाला एग्जांपल दिया है कि ई कोलाई के अंदर 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होते हैं। ठीक है ना, और ये क्या करता है, 18 मिनट में 18 मिनट में इसको क्या कर देता है, डुप्लीकेट कर देता है। यदि इसकी स्पीड की बात करें तो 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 2000 बेस पेयर बना देता है, जोड़ देता है एक सेकेंड में। तो स्पीड कितनी हुई, बहुत ज़्यादा हुई भाई, 18 मिनट में इतने सारे बेस पेयर को डुप्लीकेट कर देता है। तो स्पीड क्या होगी, बहुत स्पीड हो गई। तो यही बता रहा है कि डीएनए जो पॉलीमरेज होता है वो रेप्लिकेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और स्पीड के साथ साथ में एक्यूरेसी भी होती है, एरर्स नहीं आती है। यदि एरर आती है तो वहाँ पे उसको क्या कर देता है, वो ठीक कर देता है, करेक्ट कर देता है। ठीक है, एक क्वेश्चन हो रहा है जो बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट मिलेगा ना। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है वो एक्चुअल में ड्यूअल फंक्शन करते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, सुनना ध्यान से, लिख देता हूं मैं आपको। ये तो खत्म हो गया, ये समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। चलो देख लीजिए क्या बोला मैंने, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड है ना, और इसमें प्लस करके लिख देता हूँ, आपकी समझ में, ट्राइफॉस्फेट बोल रहा हूँ भाई मैं, ट्राइफॉस्फेट। जबकि आपका न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है, जिसमें आपका न्यूक्लियोसाइड तो है, उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट है ना, ये काम करता है, ये ड्यूअल फंक्शन करता है। एक तो क्या काम करता है, एज ए सबस्ट्रेट काम में आता है, एज ए सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब यहाँ पे जो जोड़ेगा ना, डीएनए पॉलीमरेज जब जोड़ेगा तो ये न्यूक्लियोटाइड को तो जोड़ेगा। न्यूक्लियोटाइड कौन सा हो जाएगा, जैसे आपका एडेनिन की बात करते हैं तो एडिनोसिन हो जाएगा, गुवेनोसिन हो जाएगा सॉरी थाइमिन है तो थाइमिडीन हो जाएगा, यूरिडीन हो जाएगा। यूरिडीन तो नहीं होता इसमें, थाइमिडीन और साइटिडीन होता है। ठीक है ना, यूरिडीन तो आरएनए के अंदर होता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड है, तो एक्चुअल में एक तो सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, यानी इसको पकड़ पकड़ के ये यहाँ जोड़ देगा। दूसरा ये क्या काम करता है कि इसके अंदर जो ट्राइफॉस्फेट होता है ना, ये हाइड्रोलाइसिस होगा, ब्रेकडाउन होगा, वहां से ब्रेकडाउन होगा तो 2 pp 2 फॉस्फेट अलग हो जाएंगे, एक फॉस्फेट अलग हो जाएगा, तो एक फॉस्फेट तो उसके साथ जुड़ करके यहाँ पे जोड़ देगा वो, और बाकी यहाँ से क्या निकलेगी, एनर्जी लिबरेट होती है। तो एक तो ये एनर्जी को जनरेट करता है और एक एज ए सबस्ट्रेट काम में आता है। तो ये ड्यूअल फंक्शन है, ये बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आया हुआ है। मेरी बात समझ में आ गई तो मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ कि आपका पॉलीमराइजेशन के लिए एक तो सबस्ट्रेट प्रोवाइड करवाता है और दूसरा क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। राइबो कौन सा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये आपका रेप्लिकेशन खत्म होता है। बस रेप्लिकेशन खत्म, उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, सारी चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, समझ में आया तो आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा।